वेलकम टू पहल एकेडमी। माय नेम इज मयंक शर्मा। आपके साथ दोबारा क्लास शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। आज से प्रॉपर साइंस की क्लास शुरू हो चुकी है। तो आज हम पहले फिजिक्स लेके चलेंगे। तो फिजिक्स में जो सिलेबस में दिया हुआ है मींस साइंस इन बेस एवरीडे लाइफ। तो उसमें क्या है, सिलेबस में तो बहुत कम है। मतलब पुराने पेपरों से आइडिया लगाते हैं तो क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत कम आते हैं, एप्लीकेशन ज्यादा आएंगी साइंस की। लेकिन फिर भी हमें साइंस को समझने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए हमें बेसिक स्टार्ट करना पड़ेगा। और बेसिक कैसे आएगा जब हम जैसे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स जब भी शुरुआत करते हैं तो नंबर सिस्टम आता है। और बिना नंबर सिस्टम समझे मैथ फिर कॉम्प्लेक्स हो जाती है, रटना हो जाता है वो भी। इसीलिए अच्छे नंबर नहीं आते हैं। वही साइंस का है कि जब तक हम बेसिक्स नहीं समझेंगे, बेसिक्स मींस अभी आएंगे वो पता लगेगा। तो हम आगे चलते हैं, बेसिक्स पे ध्यान देंगे पूरा, चाहे हमारे 2 4 5 लेक्चर बेसिक्स पर ही चले जाएं, बट हमें मतलब कहीं हम उनको लिंक करें तो कल समझ में आ जाए चीजें, रटना नहीं हो कि यार ये डायरेक्ट कहां से आ गया, भौतिक राशि कहां से आ गई, मतलब बल कहां से आ गया। डायरेक्ट पढ़ेंगे तो वो फिर डेफिनेशन ही है, वो तो रटना है। लेकिन हमको समझ में आएगा कि वहां से हम ड्राइव करते हुए ले जा रहे हैं, चीजों को पीछे से ला रहे हैं जड़ से। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। काफी 2 3 दिन से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो पहले मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो, फिर दोबारा साइंस कर दूंगा कि विज्ञान क्या है। विज्ञान वही देखो, विज्ञान मीन्स विशेष ज्ञान। 2 4 दिन क्लास स्लो भी चले तो भी आप घबराना मत, सिलेबस में पूरा कराऊंगा, ठीक है। बट समझ में आना बहुत अत्यावश्यक है। विशेष ज्ञान कैसे, ऐसी स्टडी जिसमें क्रमबद्धता हो, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 के बाद ही स्टेप 2 आएगी, स्टेप 2 के बाद ही स्टेप 3 आएगी। इग्नोर नहीं कर सकते कि स्टेप 1 के बाद सीधी स्टेप 10 आ रही है या कोई भी आ रही है हायर लेवल की। क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। विशेष ज्ञान है विज्ञान, क्रमबद्धता है, एक निश्चित परिणाम आता है उसका। एक चीज ध्यान रखना, मैं मैं नोट्स बना के लाया हूं और मेरे नोट्स से ही मैं पढ़ाऊंगा। मेरे नोट्स हमेशा मेरे साथ होते हैं, मैं उनको बना रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं। तो मैं नोट्स से ही पढ़ाऊंगा, जो कि एनसीईआरटी बुक्स और आरबीएससी की जो बुक्स है, आरबीएससी बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड की, उनमें से बनाया। और साथ में इनपुट लिए कहां से, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं। तो पता लगेगा ना, हम रिलेट कर पाएंगे चीजों को। तो वहां से पढ़ाया और मैंने नोट्स बना रखे हैं। जैसे ही क्लास होगी मैं उस क्लास के नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। यहां पर आपको एक ही चीज पे ध्यान देना है कि पूरा अटेंशन समझने पे लगाना कि चीजें हो क्या रही हैं, है क्या कॉन्सेप्ट। बिल्कुल भी नहीं लिखना है। और जहां मुझे आवश्यकता महसूस होगी कि मुझे लिखाना है तो मैं बोल दूंगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। तो विज्ञान विशेष ज्ञान होता है, क्रमबद्धता होती है उसमें। एक निश्चित क्रम में ही विज्ञान की स्टडी कर सकते हैं हमें जो, और एक निश्चित परिणाम आएगा। फिर उसके बाद 3 हो गई। अब एक अलग प्रॉपर्टी है, ये जो मैं पहले बता चुका हूं इनके बारे में, एक लेकिन एक औपचारिकता के रूप में दोबारा इनको रिवाइज करा रहा हूं। विज्ञान जो है पूर्वाग्रहों से, पूर्वाभास, पूर्वाग्रहों से रहित होती है। कि कोई भी चीज होगी वो डेटा पे बेस होगी। डेटा मीन्स आंकड़ों पे, आंकड़ों का अध्ययन किया जाएगा, ऑब्जर्वेशंस की जाएंगी। कैसे, एक्सपेरिमेंट करके। उदाहरण के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण बताता हूँ। काफी साल पहले, जब भी बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन रहे होंगे, अमेरिका के साइंटिस्ट थे, बहुत शानदार पर्सनैलिटी थे, पढ़ना कभी उनके बारे में, उनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत शानदार है। तो एक बार क्या हुआ कि वो गए मैदान में घूमने, तो उन्होंने देखा कि बारिश आई हुई थी। जब वो गए मैदान में उससे पहले बारिश हो चुकी थी। और वहां पे जो मैदान में जो घास थी वो पूरी जली हुई थी, काफी एरिया जला हुआ था, ब्लैक ब्लैक हो रखा था। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि यार व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि बारिश ही तो हुई है, पानी ही तो गिरा है, फिर भी यहाँ काला क्यों हो रखा है धरातल पे। फिर उन्होंने थोड़ी
और जांच पड़ताल की। वही ना कि साइंस ऑब्जर्वेशन से नहीं आएगी खाली, ऑब्जर्वेशन भी एक्सपेरिमेंट बेस होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन मीन्स आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, बस देख रहे हो, तो आप रिजल्ट थोड़ी निर्धारित कर दोगे। मान लो कोई व्यक्ति शांत बैठा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसका आइडिया लगा सकते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है, नहीं। हम ऑब्जर्वेशन तो करेंगे लेकिन एक्सपेरिमेंट बेस पे, कि हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा यार कुछ तो कारण है कि बारिश में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये सॉइल और ये जो घास है ये जल चुकी है और काली पड़ चुकी है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको पतंगबाजी का शौक था। उन्होंने कहा अगली बार बारिश होगी तो मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूंगा ताकि मुझे पता लगे कि क्या हुआ है यहाँ पे। तब उन्होंने पतंग उड़ाते समय अपनी पतंग के आगे एक छोटी स्पून लगा ली स्टील की। स्टील की स्पून लगाई, क्यों लगाई? क्योंकि वो कंडक्टर होती है। वो जो स्पून लगाई उन्होंने, चम्मच, चम्मच क्या है? सुचालक है। सुचालक है ना, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक है चम्मच। किसकी चम्मच थी? वो स्टील की थी, तो वो सुचालक होता है। ठीक है, तो उन्होंने लगा दी पतंग के आगे, पतंगबाजी करने लग गए। और बारिश हो रही थी हल्की हल्की। तो बारिश जब हो रही थी तो वहां पर बिजली कड़की। तो बिजली जब कड़की, जैसे ये पतंग थी, जैसी भी रही होगी पतंग, यहाँ पे स्पून है मान लो, सपोज ये स्पून लग रही है, तो यहाँ पे जैसे ही बिजली कड़की बादलों से बिजली जैसे ही कड़की, तो यहाँ पे क्या हुआ? बिजली, वो स्पून जो लगी हुई थी पतंग पे, वो कंडक्टर थी, चार्ज मतलब सुचालक थी। तो इसमें उसने आवेशों को ग्रहण किया, चार्ज जिसे कहते हैं, चार्ज, आवेश। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा इंट्रो करा रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट कैसे किए जाते हैं, कैसे साइंस अपनी स्टडी करती है। तो उन्होंने क्या किया कि इस पे स्पून पे एकदम से आवेश आए। आवेश आए तो वो पतंग को पकड़े हुए यहाँ खड़े होंगे कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जब उनको एकदम से झटका लगा पतंग पे, क्यों? पतंग पे एकदम से आवेश आए, तो बिजली कड़की। बिजली में आपको पता है बिजली कड़कती है तो किसका? इलेक्ट्रिक फिनोमेना है ये। इसमें आवेश ही तो होते हैं बिजली जब कड़कती है। और नीचे जब धरातल पे उसको मिलेगा कहीं कंडक्टर, तो वहां जाएगी वो। बिजली कड़कती है ना, आपने देखा होगा कि बिजली कड़कने के लिए दीवार, उस पे बड़ी जो इमारत होती है उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक या कोई ऐसा सुचालक कंडक्टर लगाया जाता है, ताकि वो बिल्डिंग पर नहीं गिरे बिजली। वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनको झटका लगा, तो उनको फील हुआ कि हाँ, कि बिजली जो कड़क रही है वो उसमें चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं। और आवेशों से क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जो आवेश होते हैं, मैं हटा देता हूं ये, उन्होंने फील किया कि इस पे चार्ज आए। क्या है? चार्ज। चार्ज को क्या बोलते हैं? आवेश। और आवेश किस टाइप के होते हैं? दो टाइप के, पॉजिटिव, नेगेटिव। और चार्ज को सिंबल क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से, स्मॉल क्यू। ठीक है, ये चार्ज होता है। तो उन्होंने देखा कि यार चार्जेज आ रहे हैं, आवेश आ रहे हैं इसमें, बिजली में से जब बिजली कड़क रही है बादलों से तो आवेश आ रहे हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तब पता लगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत उदाहरण है। तो पहली बार जब उनको शौक लगा बेंजामिन फ्रैंकलिन को, तो उन्हें पता लगा कि बिजली जो बादल है ना, जहां से बिजली कड़क रही है वहां भी चार्जेज होते हैं। और चार्ज आगे पढ़ेंगे हम कि आवेशों से मिलकर ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जो बिजली आप देखते हैं ना, बिजली जल रही है चारों ओर, तो बिजली क्या है? बिजली चार्जों से ही मिलकर बनी, आवेशों से। जब आवेश, बीच में मैं बता देता हूं, ऐसे जरूरत नहीं है। बिजली क्या होती है? बिजली मीन्स लाइट, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, आई, करंट जिसको बोलते हैं, करंट, विद्युत धारा। शुद्ध हिंदी में बात करें तो विद्युत धारा। लाइट तो हम जनरली बोल देते हैं, वैसे लाइट का मतलब करंट नहीं होता है। लाइट का मतलब तो प्रकाश होता है, पर हम गांवों में कह देते हैं ना कि लाइट, बिजली को लाइट बोल देते हैं गाँव में, क्योंकि वो लाइट पैदा कर रही है, प्रकाश दे रही है बिजली, इसलिए उसको लाइट बोल देते हैं ग्रामीण परिवेशों में। वैसे होता है वो क्या है? करंट, आई, विद्युत धारा। और विद्युत धारा कैसे बनती है? Q/T। जब आवेश प्रति समय में फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर में, किसी भी सुचालक में, तो क्या बनती है? विद्युत धारा। एक छोटा सा एग्जांपल था इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वरना आगे जब हम पढ़ेंगे प्रॉपर करंट के बारे में, विद्युत धारा के बारे में, तो पूरा हम ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे ये उदाहरण दिया कि साइंस एक्सपेरिमेंट से आती है। ऑब्जर्वेशन कैसी? जो एक्सपेरिमेंट बेस हो। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करने से साइंस की स्टडी नहीं हो पाएगी। और 2-3 क्लासें ऐसी ही रहेंगी जो बहुत ही व्याख्यात्मक होंगी, थियोरेटिकल होंगी। बहुत हो सकता है उनको एग्जाम्पल देने में ही आधा घंटा लग जाए, पर वो समझ में आनी चाहिए चीजें। उसके बाद बहुत स्मूथली चलेंगी चीजें,
सिलेबस बहुत जल्दी कवर होगा, पर 1-2 क्लास में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ताकि आपका इंटरेस्ट जगे कि साइंस भी उतनी इंटरेस्टिंग है, उतनी ही रोचक है जैसे अन्य सब्जेक्ट है मानविकी की। और आप जब इंटरेस्ट जगा लोगे, कुछ भी टफ नहीं है, सब आसान बन हो जाएगा। ठीक है साहब, विज्ञान के बारे में बहुत पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं कि आज हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं मेनली जो हमें पढ़ने। साइंस, साइंस में क्या क्या है? 3 पार्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 हमें पढ़ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और आज हमारा जो टॉपिक है जो स्टार्ट करने वाले हैं अभी हम तुरंत ही, वो है फिजिक्स, यानी भौतिकी। हम पढ़ेंगे भौतिकी के बारे में। समझ में नहीं आए तो आप क्वेरी जरूर डालना अपनी, आराम से, कोई घबराने की जरूरत नहीं, आराम से समझना धीरे धीरे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। आगे जो चैप्टर आएंगे वो आसान लगने लग जाएंगे। 2-4 चैप्टर शुरुआती जो चैप्टर, उन पे बहुत ध्यान देना है। ठीक है, फिजिक्स का मतलब क्या होता है हिंदी में? भौतिकी। तो भौतिकी क्या होता है? फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, क्लियर कट है कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है भौतिकी, जिसमें प्रकृति, जिसमें प्रकृति, नेचर, अभी हुआ ना बिजली कड़की, बादलों से पहले इलेक्ट्रिक चार्ज आए, आवेश आए, वही बिजली का कड़कना प्रकृति का ही तो एक घटना है, प्राकृतिक घटना है। तो फिजिक्स में क्या होता है? विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सिंपल, ज्यादा डेफिनेशन हमें कहीं आएगी भी नहीं, हमारे वहां डायरेक्ट सिलेबस में भी नहीं है। बस हम तो अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि फिजिक्स होती क्या है, भौतिकी होती क्या है। तो भौतिकी क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। सिंपल, कि ऐसी शाखा है, ऐसी एक ब्रांच है विज्ञान की, जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जितनी भी हो रही उनसे मतलब उनको क्वेश्चन किया जाता है कि यार ये घटना हो क्यों रही है। दूसरा उदाहरण न्यूटन का, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, कि उन्होंने देखा पेड़ के नीचे सेब गिरा या जो भी फल गिरा होगा उस टाइम पे, उन्होंने देखा पेड़ के नीचे सेब नीचे ही क्यों गिरा, पेड़ से ऊपर क्यों नहीं गया? तो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम आ गया, वो आगे पढ़ेंगे हमें जो। तो यही प्रकृति की घटना है, उनका जो अध्ययन किया जाता है वो भौतिकी। ज्यादा पीएचडी नहीं करनी, बस समझना है चीजों को। दूसरे तरीके से देखें तो क्या है, और डेफिनेशन भी हो सकती है कि प्रकृति विज्ञान की एक ऐसी शाखा है भौतिकी जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरे तरीके से कि जो पदार्थ का जो पदार्थों के जो द्रव्यमान है, क्या है? द्रव्यमान, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं मास। पदार्थों के द्रव्यमान तथा क्या है? पदार्थों के द्रव्यमान तथा ऊर्जा के रूपांतरण संबंधी, संबंधी संबंधों की व्याख्या की जाती है। सिंपल, अभी मैंने बेसिक डेफिनेशन बताया, क्या बताई? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। विज्ञान की एक ऐसी शाखा है भौतिकी जिसके अंदर प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाएं, कुछ भी है, इंद्रधनुष का बनना, हम मतलब पृथ्वी का
पृथ्वी अपने अक्ष के अराउंड जब गोल गोल घूम रही है, अपने ऑर्बिट के अराउंड घूम रही है, तो उसमें भी कोई नियम लग रहे हैं, वो भी प्राकृतिक घटना है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने कक्ष में चक्कर लगा रही है, तो उसमें भी कोई ना कोई केपलर आएगा, केपलर के नियम आएंगे। केपलर का नाम सुना होगा ना, साइंटिस्ट, उन्होंने बताया ना कि ग्रह अपनी कक्षा में किस प्रकार घूमते हैं, ऑर्बिट में किस प्रकार घूमते हैं। तो प्रकृति की तो एक घटना है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगा रही है। किसी वस्तु का ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाना, इंद्रधनुष का बनना, बिजली का कड़कना, विद्युत धारा का प्रवाहित होना, सब नेचुरल घटना है। और इनके बारे में अध्ययन कौन कराता है? भौतिकी कराती है। बस यही भौतिकी है। और दूसरी डेफिनेशन मैंने फिर लिख दी कि पदार्थों के जो द्रव्यमान है, मास, इंग्लिश में क्या बोलते हैं द्रव्यमान को? मास। बताएंगे इनके बारे में आगे, सब बताएंगे, एक एक करके चैप्टर आएंगे, उनके डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पदार्थों के द्रव्यमान तथा ऊर्जा का रूपांतरण संबंधी, मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा के रूपांतरण संबंधी जो संबंध है, उनकी व्याख्या करती है क्या? फिजिक्स करती है कि क्या रिलेशन है कि जब भी कोई प्राकृतिक घटना हो रही है तो पदार्थ का जो द्रव्यमान है और उस टाइम जो ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। कैसे? प्रकाश है, प्रकाश आया, सनलाइट। भाई प्रकाश का एकमात्र स्रोत कौन है ब्रह्मांड में? आप बताएं। सूर्य तो है, वहीं से तो प्रकाश लेते हैं हम सब। भाई सूर्य से भी ज्यादा कहेंगे एक तारा, प्रत्येक तारे में, तारा और ग्रह, आप नाम सुनो, तारा और एक ग्रह, तारे और ग्रह में अंतर क्या है? वैसे ज्योग्राफी का पार्ट है, फिर भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तारा मतलब होता है जो जिसकी एनर्जी खुद की होती है, एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा, मतलब बॉडी कह सकते हैं, इंग्लिश में बोले बॉडी, ऐसी कोई मतलब क्या कहेंगे, एक ऐसा पिंड, हाँ एग्जैक्टली वर्ड है पिंड, एक ऐसा पिंड जिसकी खुद की ऊर्जा होती है, इंग्लिश में बॉडी कहते हैं उसे, पिंड को। तो एक ऐसा पिंड जिसकी खुद की ऊर्जा होती है उसको तारा बोलते हैं, और जो तारे की ऊर्जा पर निर्भर है उसको ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी ग्रह ना, एक पृथ्वी ग्रह है और सूर्य एक तारा है, तो तारों से ही ऊर्जा ली जाती है कोई भी ग्रह जब लेता है। ठीक है, तो जैसे लाइट हमने वहां से ली सूर्य से, तो वो लाइट किसी न किसी और फॉर्म में चेंज हो जाएगी। कैसे? लाइट ग्रहण की पौधों ने ली ना, ग्रहण करी, पौधों में चली गई वो ऊर्जा। पौधों से किसने ली? पौधों से फसल बनी, अनाज बन गया, वो हमने खाया तो हम में आ गई वो ऊर्जा। समझ रहे हो? ऐसे ऊर्जा का रूपांतरण होता है एक फॉर्म से दूसरी पे। लेकिन ऊर्जा का आपने नियम भी पढ़ा होगा कि ऊर्जा, ऊर्जा का क्या नियम है? कंजर्वेशन, ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या कहता है कि एनर्जी neither कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा सिर्फ एक अवस्था से दूसरी में बदलती है। ध्यान रखना, बहुत काम की चीजें हैं ये। तो ऐसे ही कोई भी जब हम रिलेशन निकालते हैं, कोई भी एनर्जी या कोई भी इक्वेशन बनाएंगे, तो वहां एनर्जी का चेंज जरूर होगा, रूपांतरण। और जब ऊर्जा का रूपांतरण होगा किसी भी प्रक्रिया से, तो वहां पे द्रव्यमान में परिवर्तन आएगा। और द्रव्यमान में परिवर्तन आना और ऊर्जा के रूपांतरण, इनके बीच में जो संबंध होता है, और कब? जब प्राकृतिक घटना हो, तो वो और उसका हम अध्ययन करें, दैट इज फिजिक्स। वही विज्ञान, वही है भौतिकी। ठीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इन पे, इनका कोई मीनिंग नहीं है, थोड़ा सा बस समझना था कि भौतिकी क्या होती है। मैंने 2 डेफिनेशन बताई हैं, जो मैंने नोट्स बनाए उनमें मैंने काफी डेफिनेशन लिखी है। समझने के लिए आप क्या पढ़ लेना, मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आप, बस समझने पे ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे चलें उससे पहले 2-3 कॉन्सेप्ट है, उन पे ध्यान दें आप। ठीक है, कि कोई भी पदार्थ होता है, उसके भौतिक गुण होते हैं और रासायनिक गुण होते हैं, वो आगे आएंगे इसलिए पढ़ा रहा हूं ना। तो पदार्थों के पहले भौतिक गुण। भौतिक गुण होते हैं पदार्थों के, क्या होते हैं? भौतिक गुण। इंग्लिश में बोले तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या होते हैं वो? कि पदार्थों के भौतिक गुण का मतलब है कि कोई भी ऐसा गुण पदार्थ का जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं। फिजिकल नाम आ रहा है, फिजिकल जहां भी आए उसका मतलब क्या आप समझ जाना, जो देख सकते हैं जिसको डायरेक्टली, दैट इज फिजिकल। अब हम बोर्ड को देख पा रहे हैं कैसा कलर है, मैंने टी शर्ट पहनी, इसका कलर दिख रहा है आपको क्या है? मेरे बालों का कलर, किसी और वस्तु का कोई भी रंग,
या किसी का क्या कहें, कोई चीज हमने तोल के देखी, उसका वजन, द्रव्यमान, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। रंग है काला, गोरा, भूरा, लाल, पीला, द्रव्यमान है ज्यादा कम, घनत्व है कम ज्यादा, जिसको मेजर किया जा सकता है। मतलब पदार्थ का ऐसा गुण जिसको माप सकते हैं, जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसको मापन किया जा सकता है, वो क्या होता है? भौतिक गुण। ठीक है, और उसको देख भी सकते हैं, मतलब देख या छूकर पता लगा सकते हैं। कोई वस्तु हमने उठाई, हाँ यार ये भारी है थोड़ी, अरे यार ये हल्की है, मतलब उसको हम फील कर सकते हैं आराम से। ठीक है, भौतिक गुण क्या था? भौतिक गुण वो है जो मापने योग्य पदार्थ का। उदाहरण है बहुत सारे, मैं उदाहरण लिखा देता हूँ। ये क्या हो गया? ठीक है, देखें, वो अभी बताए, मैंने बोल ही रहा था, रंग किसी चीज का, ये भौतिक गुण है जिनको माप सकते हैं, रंग है। और बताएं, बहुत सारे हैं, असंख्य हैं। हमको तो डेफिनेशन याद रखनी है बस, क्योंकि जहां डेफिनेशन याद होगी वहां कहीं भी अप्लाई कर देंगे कि हाँ यार अप्लाई हो रही है, माप सकते हैं कि नहीं इसको? हाँ माप सकते हैं, भौतिक गुण है। नहीं माप सकते, भौतिक गुण नहीं है। रंग है, द्रव्यमान है, घनत्व है, किसी चीज की सांद्रता, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, अभी तो बस याद कर लो ऐसे ही समझने के लिए। बहुत सारी चीजें इनको मेजर किया जा सकता है, ये सारे भौतिक गुण है। रंग है, देख सकते हैं, माप सकते हैं। द्रव्यमान है, माप सकते हैं। घनत्व है, बिल्कुल माप सकते हैं। और ठीक है, और क्या? सांद्रता है, मापने योग्य। कंसंट्रेशन कहते हैं जिसे, कि कोई चीज गाढ़ी है, अधिक सांद्र है, कोई पतली है, हल्की है थोड़ी, वो क्या? कम सांद्र है। आगे इनके टेक्निकल मीनिंग भी पढ़ लेंगे। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, उसके बाद स्पीड ली जाएगी, 3-4 क्लास के बाद बहुत तेजी से स्पीड ली जाएगी, पर उसमें भी कॉन्सेप्ट का ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि अभी जो चल रहा है वो सिलेबस का पार्ट भी नहीं है आरएस का, तो कहीं और छोटे एग्जाम में आ जाए तो पता नहीं है, लेकिन आरएस को तो डायरेक्टली पार्ट भी नहीं है। क्योंकि वहां जो सिलेबस है वो सीधा आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो क्या क्या देंगे वो एप्लीकेशन ही ज्यादा पूछेंगे। एप्लीकेशन मतलब उनके यूसेज, उनके क्या उपयोग है। ठीक है, भौतिक गुण समझ में आ गया एक बार में, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है साहब, अब दूसरा क्या है? पदार्थों का रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल फीचर्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। रासायनिक गुण क्या होता है पदार्थ का? वहां क्या था? हम देख सकते थे, डायरेक्टली उसको फील देख रहे थे, हाँ भाई, और मेजर भी कर रहे थे, तो भौतिक गुण हो गए, क्लियर कट दिख रहा है वो, और मेजर भी किया जा सकता है। रंग है, घनत्व है, सांद्रता है, बहुत सारी चीजें, किसी की स्पेसिफिक डेंसिटी है, विशेष घनत्व है, बहुत सारी चीजें। अब है रासायनिक गुण। रासायनिक और भौतिक में अंतर क्या हो गया? पर रासायनिक का मैंने बता दिया, भौतिक का मैंने बता दिया। रासायनिक का क्या है? कि ऐसा गुण जिसको देख नहीं सकते और डायरेक्टली मेजर भी नहीं कर सकते उसको, कि माप लिया भाई हमने तो ऐसे उठा के वस्तु देखी, ऐसे नहीं देख सकते रासायनिक गुण को। रासायनिक गुण को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, और ना उसको देख के पहचाना जा सकता, ना छूने से पहचाना जा सकता रासायनिक गुण। रासायनिक गुण तभी पता लगता है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया की जाए, जब कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे ना, तभी रासायनिक गुण के बारे में पता लगेगा कि हाँ इसमें ये रासायनिक गुण है। एग्जाम्पल के लिए क्या, न- हम नींबू खाते हैं, नींबू ना, नींबू अभी कुछ दिन पहले काफी महंगा भी था, तब नहीं खा रहे थे, अब खा रहे हैं। तो नींबू हम खा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बच्चा हो जिसने कभी नींबू नहीं देखा हो, जीवन में कभी भी नहीं देखा हो, ऐसे धरती पे ऐसी जगह रहता हो तो कभी नींबू ही नहीं देखा उसने, अब उसने क्या देखा? अब उसको हमने दिखाया, बेटा ये कैसा है, कैसा स्वाद है इसका, क्या वो बता पाएगा? बिना उसे काट के और निचोड़ के, या वो चूसे या फिर पानी में मिला के पिए, नहीं बता पाएगा। कब बताएगा वो? जब उसको टेस्ट करेगा, तो रिएक्शन होगी ना अंदर जाके, केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमने भाई नींबू को चेक किया, टेस्ट किया, उसका स्वाद जब उसका ग्रहण किया, तब पता लगा कि ये खट्टा होता है, इसमें एसिडिटी होती है। तो ये गुण क्या होते हैं? रासायनिक गुण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही पता लगता है। ऐसे देख के या फील करके पता नहीं लगेगा, डायरेक्ट उनका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, वो रासायनिक गुण है। कोई चीज कड़वी है, रासायनिक गुण है, क्योंकि देख के थोड़ी बता देंगे ये कड़वी, और ये कोई चीज जहरीली है, देख के बता दोगे कि आप जहरीली है? नहीं बता सकते, जब तक उसका असर नहीं देखेंगे, जब तक उसकी प्रतिक्रिया नहीं देखेंगे, जब तक उसकी रासायनिक रिएक्शन नहीं देखेंगे। सिंपल, बहुत रटना कुछ भी नहीं है, बेसिक चल रहा है बिल्कुल।
ठीक है, अब दूसरा उदाहरण और भी एक अच्छा उदाहरण देखें। लोहा नाम सुना ना, लोहा, लोहे को रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, आयरन, इंग्लिश में बोलते हैं लोहे को आयरन, लोहे को। और वैसे इसका फॉर्मूला है, मतलब सूत्र क्या है लोहे का, Fe, लोहा। ठीक है साहब, अब आयरन को आप खुले में छोड़ दो, आयरन को आप बाहर छोड़ दो खुले वातावरण में, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ, ये ऑक्सीजन और ये पानी, जल, इनके साथ क्रिया करेगा, क्या, लोहा। और क्या बना लेगा फिर ये फॉर्मूला, Fe2O3.XH2O, ये बना दिया साहब लोहे ने। और ये क्या है, फिर जंग लग गई साहब लोहे में। ये क्या लग गई, जंग लग गई लोहे में, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये है जंग, जंग लगा लोहा। ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, जंग लगा लोहा है। ये केमिकल प्रॉपर्टी है साहब इसकी, ये रासायनिक गुण है लोहे का, कि जब लोहे को एक्सपोज करते हैं ऑक्सीजन में और पानी के साथ, तो क्या होगा, इसमें जंग लग जाएगी और लोहे का कलर रेडिश रेडिश सा हो जाएगा। देखना लोहे को, देखना कभी अब बाहर पड़े, जंग लगा सा हो जाता है, वो लाल लाल सा टाइप में हल्का सा, तो वो क्या, जंग लगा लोहा, और वो कमजोर हो जाता है फिर। अब उसका वो रासायनिक गुण हो गया ना, कि लोहे को जब आपने पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई, रासायनिक अभिक्रिया, तो वो क्या हुआ, जंग लग गया, रस्ट हो गया, वो कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई। तो ये क्या है, केमिकल गुण। तो समझ गए ना केमिकल गुण क्या है, एसिडिटी मतलब अम्लता किसी चीज की, किसी की क्षारकता, समझ गए ना, किसी का कड़वापन, लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना, बहुत सारे अनगिनत उदाहरण है। बस आपको तो प्रॉपर्टी याद रखनी है कि कहीं भी आए, क्योंकि उदाहरण तो असंख्य हो सकते हैं, आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन जब कॉन्सेप्ट याद है, जैसे मैथ्स में होता है ना कि फॉर्मूला हमें याद है, तो अप्लाई कर सकते हैं हम कहीं पे भी। ऐसे ही यहाँ पे कि फिजिकल गुण मापने योग्य भाई, क्लियर कट दिख रहे हैं, सीधे ऑब्जर्व हो रहे हैं डायरेक्टली, रंग ऐसा है भाई इसका, ये भारी ये वस्तु, ये हल्की है ये वस्तु। ऐसे ही यहाँ पे केमिकल गुण में, डायरेक्ट नहीं देख सकते इनको, आप ना फील कर सकते, सिर्फ इनको आप महसूस कर सकते हो, वो भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस इतना ही समझना था, तो सिलेबस बहुत बड़ा है, और आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि जो चीज पढ़नी है उसी पे ज्यादा फोकस करना है हमें। ठीक है साहब, ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सही है, भौतिक राशियां। तो राशि क्या होती है, पहले तो देखो, राशि आया ना वर्ड, राशि यानी क्वांटिटी। क्वांटिटी किसे कहेंगे, जिसका कोई संख्यात्मक मान हो, जिसमें कोई संख्या हो, मतलब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 100 किलो, तो देखो ना इसमें 100 है ना, संख्या है, तभी इसको मापन कर पाएंगे। तो प्रत्येक ऐसी चीज जिसमें संख्यात्मक मान हो, वो राशि कहलाती है। अब इसके आगे भौतिक लगा दिया, भौतिक हमने पढ़ी लिया, भौतिक मीन भौतिकी से निकल गया है, कोई ऐसी राशि है जो भौतिकी में इन्वॉल्व होती है, भौतिकी में फिजिक्स, ऐसी कोई भी राशि जो भौतिकी में इन्वॉल्व होती है, मतलब फिजिक्स में। तो भौतिक राशि का डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सुने आप मेरी बात, कि ऐसी कोई भी ऐसी राशि जो भौतिकी के नियमों को प्रदर्शित करती है। और भी अपग्रेडेड डेफिनेशन बताता हूं, और भी अच्छी, कि ऐसी कोई भौतिक राशि जो भौतिकी के नियमों को प्रदर्शित करते समय प्रयोग में ली जाती है, कि जिसका सहारा लेती है भौतिकी, मतलब भौतिकी में प्रयोग की जाती है, ताकि भौतिकी के जो नियम है, मतलब फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, कोई इक्वेशन बनानी है फिजिक्स में या कोई फॉर्मूला बनाना है, तो वहां पे ये प्रयोग की जाती है भौतिक राशि। सिंपल, कैसे, बहुत सारे उदाहरण है, घनत्व ले लो, दाब, ठीक है साहब, बल, अरे और बताओ क्या है, वेग, चाल, दूरी, बहुत सारे उदाहरण हैं, कितने भी लिख लो आप, बस समझना है चीजों को, कि भौतिक राशि क्या है, जो भौतिकी के नियमों को, और राशि क्या था मैंने बताया था, ऐसी कोई भी चीज जिसका संख्यात्मक मान हो, ऐसा कोई पद, ऐसा कोई पद या कुछ भी, कोई वस्तु, पद, कुछ भी है मतलब,
उसका संख्यात्मक मान है तो वो राशि कहलाएगी। और ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना साइंस का है ना कहीं का, जनरल कॉन्सेप्ट। कहते हैं ना कि नंबर क्या होता है, उस टाइप में राशि क्या होती है, क्वांटिटी। और भौतिकी क्या है, जो भौतिकी के नियमों में प्रयोग आ रही है, जो भौतिकी के नियमों को प्रदर्शित करती है, ये सब भौतिकी में काम आते हैं। बल आएगा, आगे पढ़ेंगे हम, आगे जब पढ़ेंगे ना बार बार आएगा। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, मतलब भौतिकी में काम में आ रही है, भौतिकी के नियमों को प्रयुक्त हो रही है, नियमों को एक्सप्लेन कर रही है। तो देखो, बल है, घनत्व है, दाब, वेग, चाल, दूरी, ये सब भौतिकी में प्रयोग होंगे, ये आगे आएंगे आपके। जैसे जैसे विज्ञान पढ़ोगे, भौतिकी पढ़ोगे, हर जगह ये आएंगे आपके। तो आपको ध्यान रखना, हाँ यार ये भौतिक राशि है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब थोड़ा सा स्टार्ट हो गया कि सिलेबस का थोड़ा थोड़ा पार्ट है वो अब शुरू हो रहा है। अभी बेसिक चल रहा था, बिल्कुल इंट्रोडक्शन टाइप में। अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो भौतिक राशि जो होती है, उनके क्या होते हैं, प्रकार होते हैं कई, उनके टाइप होते हैं कि कितने प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। ये तो हमने ओवरऑल एग्जांपल देख ली, बल, घनत्व टाइप में, ताप, समय, द्रव्यमान, ये सब भौतिक राशियां हैं। लेकिन अब इनके टाइप क्या क्या होते हैं, तो टाइप होते हैं इनके दो तरीके से टाइप, भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशि के प्रकार, ठीक है साहब। तो ये दो टाइप में होते हैं, ए और बी। टाइप नहीं है दो, मतलब भौतिक राशि के जो प्रकार है ना, वो दो प्रकार से डिवाइड होते हैं। पहला कैसा, क्या, पहला होता है मात्रक एवं मापन के आधार पे, मात्रक एवं मापन के आधार पर, इसके आधार पे डिवाइड करते हैं। एक तो भौतिक राशि को एक तो मात्रक एवं मापन के आधार पे डिफाइन करेंगे, दूसरा परिमाण। परिमाण मतलब मात्रा, किसी चीज की मात्रा। मात्रा जानते हो ना, 1 किलो, 2 किलो, इस टाइप में, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, मात्रा मतलब कितना मेजरमेंट है उसका, मात्रा। परिमाण, मात्रा एवं दिशा। दिशा माने डायरेक्शन। मतलब फिजिक्स की जो भौतिकी राशियां फिजिक्स में जो आती हैं, उनको दो आधार पे डिवाइड करते हैं। ये इसके अभी डिवाइड नहीं किया है कितने होते हैं, मतलब इन आधार पे डिवाइड करेंगे। एक तो मात्रक और मापन के आधार पे दो टाइप होते हैं, इसके आधार पे अभी बताऊंगा, इसके आधार पे दो टाइप हैं। और परिमाण और मात्रा इसके आधार पे भी दो टाइप होते हैं, तो चार टाइप हो गए। दो इसके आधार पे भौतिक राशि होती है, दो इसके आधार पे। तो पहले ये बता देता हूं कि भौतिक राशि मात्रक एवं मापन के आधार पे कितनी होती है, इसमें सॉरी तीन होती है, तीन, ठीक है। अभी मैं ये वाली एक्सप्लेन कर देता हूं, पहली वाली। कहीं भी कोई समस्या आए तो आप जरूर मुझे बताना, क्वेरी करना या कुछ भी, कैसे भी, किसी भी मोड में मैसेज कर देना। मैं अपना तरीका, यदि आपको पसंद नहीं आ रहा, मैं बदल दूंगा। स्पीड ज्यादा है तो मैं कम कर लूंगा, कम है तो मैं इसको बढ़ा लूंगा। पहला ही लेक्चर है ये पढ़ाई का प्रॉपर, औपचारिक रूप से क्लास साइंस की आज स्टार्ट हुई। कहीं भी कोई समस्या हो आप जरूर मुझे बताना, ठीक है। कॉन्सेप्ट में ध्यान से पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करनी आपको, कहीं भी कोई डाउट नहीं रखना है। हो तो मुझे जरूर बताना कि सर आपने ऐसे पढ़ा है, वहां ये दे रखा, जरूर बताना मुझे, क्योंकि मेरा सोर्स आरबीएसई प्लस एनसीईआरटी ओनली एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर, ठीक है साहब। अब भौतिक राशि के प्रकार किसके आधार पे, मात्रक एवं मापन के आधार पे। मात्रक एवं मापन के आधार पे भौतिक राशि होती है तीन। पहली कौन सी होती है, मूल राशि, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडा, एक मिनट, फंडामेंटल क्वांटिटी। पानी पीता हूं एक बार। सॉरी, प्यास लगाई थी, ठीक है। मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो
ये क्या चल रहा था, भौतिक राशि, वही जो भौतिकी के नियमों में प्रयुक्त होती है। और क्या, अब उसके दो टाइप पे उसका डिवाइड करते हैं। पहला क्या था, मात्रक एवं मापन के आधार पे, दूसरा दिशा तथा परिमाण के आधार पे। तो पहला टाइप देख लेते हैं कि मात्रक और मापन के आधार पे कितनी होती है भौतिक राशि, तीन। पहली कौन सी है, मूल राशि, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है साहब। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, अब नाम से ही सुनो, मूल। और मूल का मतलब क्या होता है पता है आपको, मूल का मतलब होता है जड़। जड़ से मतलब क्या, जहां से उत्पत्ति होती है चीजों की। पौधे में जड़ होती है ना, जड़ से, जड़ किसी से डेवलप नहीं हुई, जड़ से पौधा निकला है। तो वहीं से समझे मूल राशि, जिससे मतलब कोई और राशि इससे मिलके बनेगी, पर ये किसी से नहीं बनी। मूल राशि अपने आप में स्वतंत्र होती है। सिंपल है, मूल राशि अपने आप में स्वतंत्र राशि होती है, जो किसी पर निर्भर नहीं करती है। किस पर मतलब, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। मूल राशि अपने आप में स्वतंत्र होती है, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, तथा अन्य जो राशियां बनाई जाती हैं वो मूल राशि से ही बनती हैं, अन्य राशियों को बनाने में काम में आती है। हो गई ना तीन चीज इसकी, स्वतंत्र है, अपने आप में स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा, कि अपने आप में मतलब ये, यदि कोई अन्य राशि इससे बनाई जाएगी तो इसको प्रयोग में लाया जाएगा, मूल राशि को। ठीक है साहब। अब ये फिक्स है, मूल राशि फिक्स है, कितनी होती है, सात। मूल राशि होती है सात। ठीक है, अब ध्यान देना है आपको, फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है, ऐसी फिजिक्स अपना रंग लेती जाएगी, आकार लेती जाएगी। शुरू में लग रहा था बेसिक्स है, फिर धीरे धीरे पता नहीं लगेगा कि कब डीप फिजिक्स में चले गए। तो ध्यान देना है बहुत। तो मूल राशि कितनी होती है, सात। मैं मिटा के दोबारा अच्छे से लिख रहा हूं। तो साहब, मूल राशि, और मैंने बता दिया स्वतंत्र होती है अपने आप में, किसी पे निर्भर नहीं होती, अपने आप में स्वतंत्र है। अन्य राशि, अन्य जो राशि है को बनाने में मूल राशि को प्रयोग में लाया जाता है। अन्य राशि मतलब मूल राशि से ही बनेगी, तो मूल राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूल राशि की संख्या कितनी है, सात। मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, समझना है, नोट्स में दे दूंगा, आपको बस ध्यान देना है। मूल राशि, समय, ठीक है, द्रव्यमान, ताप, समय, ताप, द्रव्यमान, लंबाई, देखते जाना, समय, द्रव्यमान, ताप, लंबाई, विद्युत धारा। और कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच, हाँ एक होगी। हाँ, ज्योति तीव्रता। अरे यार, ज्योति तीव्रता, छह हो गई ना। ठीक है, एक लास्ट है, पदार्थ की मात्रा। ठीक है साहब, ये सात क्या, फंडामेंटल यूनिट है, मूल राशि है सात। ये किसी पे निर्भर नहीं, अपने आप में स्वतंत्र वजूद है इनका। इसको किसी और राशि की जरूरत नहीं है इनको व्यक्त करने के लिए, इनको प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन अन्य राशि जब बनाई जाएंगी, वो इनकी सहायता लेंगी, सातों की। तो ये सात बहुत ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन कौन सी, समय है, द्रव्यमान है, ताप है, लंबाई है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। ठीक है साहब, आगे चलें। ये मूल राशि हो गई, बता दिया मैंने। अब अगली कौन सी हो गई, ठीक है, आगे देखें। अगली मतलब दूसरी, पहली तो मूल राशि थी। और ये किसके आधार पर वर्गीकरण चल रहा है राशियों का, मात्रक एवं मापन के आधार। उसके आधार पे तीन है, मूल राशि, सेकंड होती है व्युत्पन्न। नाम से क्लियर हो रहा है, व्युत्पन्न मतलब किसी ना किसी चीज से उत्पन्न हुई है वो, व्युत्पन्न राशि। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ड्राइव्ड। उसको फंडामेंटल बोलते थे, फंडामेंटल यूनिट्स, इसको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है साहब, जो कहीं से ड्राइव की गई है, निकाली गई है, किसी चीज से बनाई गई है मिलकर। बहुत सारी हो सकती हैं, अथा, असंख्य, सॉरी अथा नहीं, असंख्य।
जो किसी पे निर्भर होती है, मतलब दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी है। किससे? दो या दो से अधिक जो मूल राशि है उनसे मिलकर बनती है। कौन? व्युत्पन्न राशि, ड्राइव्ड यूनिट। और एग्जाम्पल बताओ। क्षेत्रफल, मैं इनको एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे बनी है। आयतन, घनत्व, दाब, याद नहीं कर पाओगे, असंख्य राशि है। जित बहुत बड़ी है फिजिक्स, बहुत राशि है, और दिन रात नई नई खोज हो रही है, बहुत सारी राशि हो सकती है, लेकिन फंडामेंटल सात हैं जिनसे मिलके ही बनती है सारी। तो हमारा ध्यान रहना चाहिए फंडामेंटल पे, कि फंडामेंटल जब हमको याद है, मतलब मूल राशि हमको याद है, सात होती है, उसके अलावा सारी व्युत्पन्न हो जाएंगी लगभग। दो एग्जाम्पल और हैं, उनको छोड़ के बाकी की सब व्युत्पन्न नहीं, व्युत्पन्न होंगी। ठीक है साहब। अब ये कैसे व्युत्पन्न कैसे बनी होंगी, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि मूल राशि से मिलकर बनी है ऐसी राशि जो दो या दो से अधिक मूल राशियों से निर्मित होती है। ठीक है, देखो अब कैसे बनी। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी चीज का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है ना? दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो लंबाई से, एक चौड़ाई से। और दोनों क्या है ये बताओ? दूरी है ना। लंबाई क्या है? एक डिस्टेंस है ना, लंबाई और चौड़ाई। ये एक लंबाई क्या है? एक दूरी का ही तो मात्रक है। और मैंने बताया था ना उसमें लंबाई होती है, किसमें? मूल राशि में लंबाई बताया था मैं, लंबाई, समय, ताप और ये सब बताया था मैंने, याद करो। तो ये लंबाई क्या है? मूल राशि है। और ये चौड़ाई भी क्या है? ये भी मूल राशि है। भाई चौड़ाई भी तो एक प्रकार से दूरी है, एक लंबाई का तो मात्रक है चौड़ाई। बस वो लंबाई के अनुपात में चौड़ाई है, लेकिन है तो ये एल दोनों। भाई दोनों ही तो एल है ये। नहीं समझे आप? ध्यान दो कि लंबाई इंटू चौड़ाई दो से मिलके बनी है, बनाए क्षेत्रफल। पर ये चौड़ाई कह रहे हैं इसको, लेकिन ये भी तो एक दूरी है लंबाई की तरह। बस ये लंबाई के अनुपात में थोड़ी छोटी होती है। भाई आयत में आपने देखा होगा, जैसे आयत बना दिया मैंने, आयत का उदाहरण लेके कह रहा हूं मैं, छोटी है नहीं, कई जगह बड़ी भी हो सकती है। तो देखो ये लेंथ है, मतलब लंबाई है, ये चौड़ाई है, ब्रेथ कहते हैं जैसे। पर लेकिन ये है तो ये दूरी का मात्रक ही तो है ये। तो ऐसे ही लंबाई इंटू चौड़ाई, दोनों एल इंटू एल है ये। तो क्षेत्रफल बन गया ना, दो से मिलके बना है। अब ये मत देखना कि वो दो अलग ही हो, जरूरी नहीं है कि वो मूल राशि दोनों अलग हो, सेम भी हो सकती हैं, पर है दो बार आएंगी वो। मतलब कम से कम जो दो बार आएंगी, और ज्यादा भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि मूल राशि दोनों अलग होंगी तभी व्युत्पन्न बनेगी। सेम, सेम मूल राशि दो बार मिलके, तीन बार मिलके, चार बार मिलके भी व्युत्पन्न राशि बना सकती है। उदाहरण के लिए क्षेत्रफल देख लो आप, क्षेत्रफल में क्या आ रहा है? लंबाई चौड़ाई आ रही है, लेकिन ये भी तो एक प्रकार से लंबाई है। भाई ये भी तो दूर, दोनों ही तो दूर है, ये दोनों एल एल ही तो हैं, बस मेजरमेंट अलग है। ये मान लो ये 30 सेंटीमीटर है, ये मान लो 15 सेंटीमीटर, इतना ही तो अंतर है। तो दोनों ही दूरी का मात्रक, लंबाई। दूरी को तो मापने में काम आ रही है, देखो लंबाई चौड़ाई, समझ रहे ना? तो ऐसे ही यहाँ क्षेत्रफल बना दिए दोनों ने मिलके, इसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। नहीं समझ में आए तो मैसेज जरूर करना, मैं और अच्छे तरीके से बताऊंगा, क्योंकि ये सब बस बहुत जनरल चल रहा है। अभी साइंस फिजिक्स ढंग से स्टार्ट नहीं हो, केवल पैर टच किए हैं उसके हमने अभी। ठीक है, आयतन का बता देता हूं। अरे आयतन, आयतन कैसे बनता है किसी चीज का? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट, तीन बार आ गई मूल राशि, एल इंटू बी इंटू एच, तीन बार आ रही है। तो मूल राशि के व्युत्पन्न किससे बनती है? मूल राशियों से। जब मूल राशि कोई भी दो या दो से अधिक बार प्रयोग में ली जाती है, चाहे वो सेम ही है, चाहे वो लंबाई आ रही है तीन बार किसी फॉर्मूले में, लंबाई लंबाई लंबाई, तो भी वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। सिंपल। ऐसे ही घनत्व है, घनत्व में क्या होता है? तो घनत्व का फॉर्मूला पता होगा ना आपको, द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी क्या होती है? मास बटे वॉल्यूम। मास मतलब द्रव्यमान, आयतन वॉल्यूम मीन्स आयतन। तो घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। इनकी डिटेल भी आगे पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ ये व्युत्पन्न राशि जब समझा रहे हैं तब बता रहा हूं। आगे ये अलग से भी आएंगे तो हम और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ ये याद रख लें कि ये व्युत्पन्न राशि बनती कैसे। जब दो या दो से अधिक मूल राशि प्रयोग में ली जाती हैं तो व्युत्पन्न राशि बनती है। और वो मूल राशि समान भी हो सकती है, लंबाई हो सकता है तीन बार आ गई हो, जैसे यहाँ पे आई थी आयतन में, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेकिन है तो ये दूरी ही तीनों, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ही तो है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेकिन है तो डिस्टेंस ही, तीन बार आ गए बट, बस यही है।
ऐसे ही इसमें देखो घनत्व है, घनत्व में द्रव्यमान बटे आयतन आ रहा है। अब द्रव्यमान अपने आप में फंडामेंटल यूनिट है, अपने आप में मूल राशि है, लेकिन आयतन, आयतन में भी तो मूल राशि आ रही है कहीं ना कहीं, आयतन मूल राशियों से तो बना था, अभी देखा था, लेकिन ये फॉर्मूले में दोबारा आ रहा है, तो यहां भी आ गया मूल राशि, यहां भी आ गया, तो आ गए ना दो या दो से अधिक बार। बस ऐसे ही है जो मिलके बनाए अपने आप में। ये घनत्व अपने आप में ये थोड़ी कह सकता है कि भाई अपने आप ही घनत्व अपने आप में कोई एक यूनिट है। घनत्व अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वो किसी ना किसी चीज से मिलकर बनाए, और किससे मिलकर बनाए, मूल राशि से मिलकर बनाए। दैट्स वाई ये क्या है, व्युत्पन्न राशि है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस समझना है कि मूल राशि होती है 7, उनके अलावा सारी व्युत्पन्न राशि। दो राशि और आएंगी, उनको छोड़ दो, दो राशि आगे बताने वाला हूं वो आएंगी, और 7 मूल राशि, 7 और 2 9, उनको छोड़ के सारी टोटली व्युत्पन्न राशि ड्राइव्ड यूनिट है। ऐसे याद कर पाओगे कि इनको याद करने लगोगे व्युत्पन्न राशि को तो याद नहीं हो पाएंगे। हमें याद करनी है मूल राशि यानी 7, और आगे आएंगी 2 पूरक राशि। उन 7 और 2 9, 9 के अलावा जितनी भी यूनिट है सब ड्राइव्ड, सारी व्युत्पन्न है, सब बनती है किसी ना किसी से मिलकर। ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे चलते हैं क्योंकि बहुत सिलेबस है, और इतना मुझे पता है आपकी समझ में आ रहा है, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो, अभी आप कम से कम ग्रेजुएट वाला ही तैयारी कर रहा होगा, और ये सब हमने बहुत पढ़ा है 9th 10th में सबने। मैं तो बस इसको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ ताकि दोबारा से हमारे टच में आ जाए, क्योंकि काफी अंतर आ गया होगा जिसने साइंस नहीं पढ़ी है बहुत दिन से। ठीक है साहब, अभी मैंने क्या बताया, परिमाण, सॉरी परिमाण नहीं, मात्रक और मापन के आधार पे भौतिक राशियों का विभाजन। पहला क्या था, मूल राशि जो कि 7 है, वो बता दी मैंने। उसके बाद व्युत्पन्न राशि, वो कितनी होती है, वो कितनी भी हो सकती है, पर वो बनती कैसे हैं, जब मूल राशि 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग में ली जाती है तो व्युत्पन्न राशि बनती है। अब तीसरा डिवीजन, दो हो गई है, एक तो मूल राशि, दूसरी व्युत्पन्न, तीसरी राशि क्या होती है, पूरक। पूरक राशि, पूरक राशि में पूरक का मतलब आपने पढ़ा होगा ना, सप्लीमेंट्री, कहे ना, कई बच्चे सप्लीमेंट्री आ जाते थे पहले, उनको पूरक आया है, ये तो भाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पूरक है, पढ़ा होगा ना पूरक। हिंदी में याद कर लो, चाहे इंग्लिश में सप्लीमेंट्री बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इज द पूरक। और ये सिर्फ दो होती है, और इनकी परिभाषा क्या है पूरक राशि की, जो ना तो मूल राशि है और ना ही व्युत्पन्न है। पूरक राशि क्या होगी, जो ना तो मूल राशि है ना व्युत्पन्न राशि है, और इसके उदाहरण सिर्फ दो हैं। याद मैंने बताया था ना कि 7 और 2 9, और 9 के अलावा सब व्युत्पन्न राशि। और इसकी डेफिनेशन बताई मैंने अभी आपको, जो ना तो मूल राशि है और ना ही व्युत्पन्न राशि है, दैट इज पूरक राशि, दैट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और उसके उदाहरण क्या है, समतल कोण और एक घन कोण, याद कर लो बस, ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है। 7 राशि तो मूल राशि याद होनी चाहिए आपको, और एक दो बार पढ़ोगे ना सब याद हो जाएंगे। और दूसरे कौन सी है पूरक राशि, दो हैं, समतल कोण और घन कोण, बस सिंपल। और ये कौन सी है, इनकी डेफिनेशन बताई थी मैंने, जो ना मूल है ना व्युत्पन्न है, वो सारी पूरक हैं, और वो होती दो हैं बस, एक तो समतल कोण और दूसरा घन कोण। ठीक है, अभी मिटा देते हैं, आगे चलते हैं, बहुत हो गया राशि, कुछ थोड़ा और पढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है अपना। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि मात्रक और मापन के आधार पर राशियों का विभाजन, तो वो 3 है, मूल, व्युत्पन्न, पूरक। अब दूसरा विभाजन और है, वो किसके आधार पे, दिशा तथा परिमाण के आधार पे। मतलब मूल राशियों का डिवीजन चल रहा है, ध्यान रखना, पर वो किस आधार पे था, मात्रक और मापन के आधार पे, और ये है परिमाण तथा दिशा के आधार पे। तो देखो, परिमाण, परिमाण मीन्स मात्रा, परिमाण तथा दिशा के आधार पर राशियां। बहुत मजेदार है, कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, जैसे मैंने वहां बताया, याद रखना है मूल क्या है वो क्या है, सब डेफिनेशन दी हुई है, मैं दे दूंगा, और पढ़ा रहा हूं तो आप पीछे जाके भी चेक कर लेना वीडियो में, सब समझ में आ जाएगा कि मूल क्या है, व्युत्पन्न क्या है, क्यों बार बार जब मैं रिपीट करूंगा चीजों को तो टाइम चला जाएगा ऐसे, और टाइम बहुत कीमती होता है, समझे आप। ठीक है, ये मतलब
राशियों का विभाजन पढ़ रहे हैं, पर किसके आधार पे? मात्रा और दिशा के आधार पे। और वो क्या, वो था मात्रक और मापन के आधार पे। है राशि चल रही है अभी, इसमें भी दो होती हैं, कौन सी? अदिश, अदिश राशि, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है साहब, स्केलर क्वांटिटी, अदिश। देखो, हिंदी पढ़ रहे होंगे आप, आरएस के लिए, मेंस के लिए, तो बताए आदिश। आ माने नहीं, दिश मान दिशा, जिसमें दिशा नहीं है, सिंपल। और मैंने क्या बताया कि परिमाण और दिशा के आधार पर वर्गीकरण हो रहा है राशियों का। जिसमें दिशा नहीं है, खाली परिमाण ही परिमाण है, जिसमें खाली मात्रा ही मात्रा है। 100 किलो, कोई चीज माप दी मैंने 100 किलो। अब यार किसी चीज को आप मेजर करो, माप रहे हो, वजन या द्रव्यमान जो भी है, 100 किलो है, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में। किसी चीज का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, पर ऐसे थोड़ी कहेंगे वो पूर्व दिशा में 100 किलोग्राम है, या वो पश्चिम दिशा में 100 किलोग्राम है, या वो दक्षिण में। नो, 100 किलोग्राम है 100 किलोग्राम, कहीं मेजरमेंट कर लो आप, दिशा की आवश्यकता ही नहीं है। तो दैट इज अदिश राशि। कॉन्सेप्ट का ही खेल है सारा, ध्यान दें आप। अदिश जिसमें दिशा नहीं है, खाली मात्रा है। और मात्रा जैसे 100 किलोग्राम द्रव्यमान मैंने मापा, तो द्रव्यमान, मिनट, ठीक है, और अच्छा उदाहरण लेते हैं। ठीक है, द्रव्यमान हो गया। दूसरा, देखो एक उदाहरण भी हो गया इसका, याद रखना, ये अदिश राशि है, ये द्रव्यमान। क्योंकि द्रव्यमान कांस्टेंट होता, निश्चित होता द्रव्यमान का मान। आगे मैं पढ़ाऊंगा द्रव्यमान, वजन, ये सब, पर अभी तो हम अदिश राशि के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं कि अदिश राशि के अंदर द्रव्यमान का क्या है। ये उदाहरण है, कैसे कि इसमें कहीं चले जाओ, द्रव्यमान किसी का 100 किलोग्राम है ना, तो 100 किलोग्राम ही रहेगा, दिशा का कोई अंतर नहीं आएगा इसमें। किसी भी दिशा में चल जाओ, वहां 100 किलोग्राम ही रहेगा। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? लंबाई, सॉरी लंबाई, एक मिनट, एक मिनट, लंबाई नहीं, दूरी। दूसरा है दूरी। अब किसी चीज की दूरी है, जैसे ए कोई पॉइंट है, बी कोई पॉइंट है, इनके बीच में साहब दूरी है 60 किलोमीटर। अब बताओ आप, ए से बी मेजर करो चाहे बी से ए मेजर करो, वो 60 किलोमीटर रहेगा। कोई दिशा का मतलब ही नहीं है इसमें। तो दूरी अदिश राशि है। कॉन्सेप्ट समझना है, उदाहरण तो असंख्य, कितने याद करोगे? असंख्य उदाहरण है, कितने याद करोगे? लेकिन कॉन्सेप्ट याद है। हाँ, कोई भी एग्जाम्पल आया उसमें दिमाग लगाना है, इसमें दिशा की आवश्यकता है या नहीं है। नहीं है तो वो अदिश राशि है। भाई द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, कहीं माप लो आप, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर दक्षिण, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दिशा का। दैट्स वाई ये अदिश राशि है। ऐसी दूरी ए और बी के बीच में 60 किलोमीटर है, और बी और ए के बीच में 60 किलोमीटर है, इसमें दिशा का कोई महत्व ही नहीं है। तो ये दूरी क्या है? अदिश राशि है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। दूसरा, जल्दी से करना पड़ेगा क्योंकि काफी टाइम ले लिया मैंने, इतना है नहीं इसमें समझाने का। उदाहरण बहुत सारे हैं, मैंने नोट्स बनाए, उनमें बहुत सारे उदाहरण लिख रखे हैं मैंने। ठीक है, दूसरा है सदिश राशि। नाम से ही क्लियर हो रहा है, सदिश। और वो क्या थी? अदिश। आ माने नहीं, और सा माने सहित, दिशा के सहित। और उसको बोलते थे स्केलर क्वांटिटी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है साहब, जिसमें दिशा होती है, जिसमें मात्रा तो होगी होगी लेकिन दिशा भी होगी। स्केलर में क्या था? आदेश में क्या था? सिर्फ मात्रा थी, सिर्फ मात्रा। उदाहरण बता दिए, द्रव्यमान है, दूरी है, और भी बहुत सारे निकालो। चाल है, चाल भी अदिश है ना। चाल कैसे? जैसे मैं कहूं मेरी बाइक की स्पीड, स्पीड में चाल, मेरे बाइक की गति 40 किलोमीटर पर घंटे है, तो मैंने ये थोड़ी कहा पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, नो। लेकिन जब मैं ये कह दूंगा ना कि मेरी बाइक की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है पूरब दिशा में, पूरब दिशा में जब मैं चला रहा हूं, मान लो, दूसरा और अच्छे से बताता हूं, कि जैसे ए पॉइंट पे मैं खड़ा हूं यहां, मैं बी में गया, बी की ओर गया मैं, फिर मैं सी की ओर मुड़ गया, दिख रहा है यहां तक? सी की ओर मुड़ गया मैं। अब मेरी यहां ए से बी की ओर मेरी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से सी की ओर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
ध्यान देना, बहुत काम की चीज है। अब ये दिशा कौन सी थी? ये पश्चिम दिशा थी, पश्चिम। और ये दिशा है पूरब, और ये दिशा मैंने मान ली साहब दक्षिण। अब मैं आपसे यूं कहूं, नॉर्मली कहूं कि मेरी जो बाइक है उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस इतना कहूं तो अदिश राशि है। कि मैंने ये नहीं कहा किस दिशा में, मतलब चाल जो होती है ना, चाल, वो अदिश राशि, अदिश स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें दिशा का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ मात्रा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा चली है साहब मेरी गाड़ी, वो चाल है उसकी। लेकिन अभी मैं यूं कहूं कि यार जब मैं ए से बी की ओर गया ना, पूरब दिशा की ओर, जब मेरी गाड़ी की स्पीड 40 थी, और जब मैं बी से सी की ओर गया तब मेरी गाड़ी की स्पीड थी, अरे मिट गया यार। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर मैं कहूं जब मैं बी से सी की ओर, दक्षिण दिशा की ओर गया, तब मेरी बाइक की गति थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये चाल नहीं है, अब इसको कहेंगे वेग, वेलोसिटी। जब इसको मैं नॉर्मली कह रहा था ना कि 40 किलोमीटर चल रही है मेरी गाड़ी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जब ये चाल थी, जब मैंने दिशा का नाम भी नहीं लिया, वो चाल थी। और चाल होती है अदिश राशि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। चाल एक अदिश राशि है। लेकिन जब मैं कहूंगा ना मेरी गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब दिशा की ओर चली और दक्षिण की ओर चली 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तब मैंने दिशा भी बता दी। 40 मतलब मात्रा तो बताई बताई, मात्रा तो बताई बताई, लेकिन दिशा भी बता दी, तो वो वेग हो गया। वेग, यही छोटे छोटे डिफरेंस है और बहुत आसान है। लेकिन हम क्या इनको डायरेक्टली पढ़ते हैं, कहीं वेग आ गया तब भी हम समझ रहे हैं कि यार वही है चाल और वेग, नहीं, अंतर है। फिजिक्स की दृष्टि से देखो, साइंस की दृष्टि से देखो, बहुत माइन्यूट अंतर है, और वो माइन्यूट अंतर ही हमें सफलता दिलाता है। जब हम बारीकियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वी विल सक्सीड। ठीक है साहब, तो ये क्या कहलाएगा? वेग। तो सिंपल उदाहरण निकल आया ना कि वेग क्या होता है? क्या होता है वेग? सदिश राशि। क्योंकि इसमें चाल भी है, मतलब सॉरी, मात्रा भी है और दिशा भी है। चाल में नहीं था, चाल में केवल मात्रा थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें नहीं है। समझ गए ना मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ? आराम से देखना वीडियो को पॉज कर करके, समझ के। नहीं आए तो मैसेज करना। लास्ट एक दो उदाहरण और बताता हूँ सदिश के, उसके बाद शायद टाइम हो गया क्लास का। स्पीड बढ़ाएंगे हम बाद में धीरे धीरे, लेकिन अभी आवश्यकता नहीं, अभी हमें समझना है। हो सकता है मैंने दो चार टॉपिक ही पढ़ाए हों, बट वो बहुत काम के हैं, वो बेसिक थे बिल्कुल। तो सदिश राशि का एक उदाहरण क्या हो गया? वेग। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं? वजन। और क्या क्या हो सकते हैं? ये सब सदिश राशि के उदाहरण है। किसके? सदिश। सदिश माने वेक्टर। एक तो वेग हो गया, वजन हो गया, और क्या है? और बताते हैं। एक हो गया विस्थापन। अब इनके डिफरेंस बहुत काम के हैं, दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, ये हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैं इनको क्या है, सदिश राशि और अदिश राशि के रूप में पढ़ा रहा हूं सिर्फ, कि क्या होते हैं ये। बाकी के हम डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएंगे। अब मैंने वेग का बता ही दिया, ये कैसे सदिश है, क्योंकि ये तो है तो चाल ही, वेग कुछ नहीं है, चाल है। चाल, ऐसी चाल जो एक निश्चित दिशा में हो, वो वेग कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा? सदिश राशि। वजन क्या है? अब वजन आप बताओ, अब आपको कंफ्यूज हो सकते हो। द्रव्यमान मैंने क्या बताया? द्रव्यमान क्या था? द्रव्यमान था, मैं अभी डेफिनेशन बता देता हूं, बाद में और चैप्टर आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे। द्रव्यमान अदिश राशि है। कैसे? कि ये साहब मैंने ले रखी है पेंसिल या पेन, जो भी मेरे हाथ में, ये किसी ना किसी चीज से मिलके बना है। देखो इसका खोल चढ़ा हुआ है, अंदर इंक है, आगे निब लगी है या जो भी लगा हुआ है, टिप है इसकी, ठीक है, मिलके बना है। अब धरती मतलब अर्थ पे, अर्थ पे भी ये ऐसे ही रहने वाला है, दिखने में ऐसे ही लगेगा, यही इसके पार्ट्स होंगे। जब आप मंगल ग्रह पे ले जाओ, चाहे चंद्रमा पे ले जाओ, चाहे अंतरिक्ष में ले जाओ, ये ऐसे कैसे रहने वाला है। अब जो चीज द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान है पदार्थ, द्रव्य प्लस मान, द्रव्य मीन्स पदार्थ, और पदार्थों का मान जिनसे ये मिलकर बनाए, उनका मान, मतलब कोई भी वस्तु किस किस पदार्थ से मिलकर निर्मित हुई है उनका मान किया जाता है, उनका मेजरमेंट किया जाता है, दैट इज द्रव्यमान। और वो कभी नहीं बदलता। चंद्रमा पे इसकी आकृति थोड़ी बदल जाएगी। सोचो, आप खुद लगाओ कि मैं हूं अभी, मैं किसी न किसी चीज से मिलके बनाऊं ना, हड्डी मेरे अंदर होंगी,
मेरे अंदर मांस है, मज्जा है, रक्त है, और क्या बहुत सारी चीजें होंगी, ऑर्गन से सारे, बहुत सारे ऊतक हैं, कोशिकाएं, बाल हैं, वो दांत है, सब कुछ है। अब मैं चंद्रमा पे जाऊं चाहे मैं धरती पे रहूं, मैं ऐसी कैसी, वही चीज, सामान तो मेरे अंदर वही रहेगा ना जिनसे मैं मिलके बनाऊं, द्रव्य पदार्थ तो वही रहेंगे ना जिनसे मैं मिलके बनाऊं। अब उनका मान करें मेजरमेंट, वो बराबर रहने वाला है। तो द्रव्यमान एक कांस्टेंट है, निश्चित संख्या होती है द्रव्यमान, एक निश्चित होता है द्रव्यमान। और होता क्या है, जिन पदार्थों से कोई वस्तु मिलकर बनी होती है उनका मान होता है द्रव्यमान। और ये आधे लोगों को मैं गारंटीड कह रहा हूं, जिन्होंने साइंस पढ़ी है डिटेल में उनकी मैं कह नहीं रहा, जनरल भाषा में आम तौर पे जिसको हम वजन कहते हैं ना वो द्रव्यमान ही होता है। जिसको हम वजन कहते हैं ना कि 60 किलो वजन है, क्योंकि द्रव्यमान को कभी भी, द्रव्यमान हमेशा किलोग्राम में मापा जाता है। जैसे मेरा 60 किलो ये वजन कहते हैं ना, क्योंकि वजन कभी किलोग्राम में नहीं होता है, ये तो हम जनरल भाषा में बना लिया है हमने वर्ड। क्योंकि वजन तो, वजन को बता रहा था ना, कि द्रव्यमान तो अदिश राशि है, क्यों, कहीं कहीं माप लो द्रव्यमान को, समान रहेगी पदार्थ की मात्रा तो, लेकिन वजन समान नहीं रहेगा हमारा। वजन हमेशा, जैसे वजन को डिफाइन करके क्लास एंड करता हूं आज। वजन सदिश राशि है, इसमें दिशा भी होती है, वो मैं समझा रहा हूं। द्रव्यमान मैंने बता दिया, आगे इसका अलग से चैप्टर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स में द्रव्यमान का, तब बताऊंगा, बेसिक थोड़ा समझा देता हूं। तो देखो ये अर्थ है हमारी, यहां हम खड़े, तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, सपोज ये ए कोई ऑब्जेक्ट है। अब गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, ऊपर से नीचे की ओर, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, ये पृथ्वी है पूरी, ये डायग्राम ठीक नहीं बना, बस समझ लेना है पृथ्वी है, ठीक है, एज्यूम कर लेना। तो ये पृथ्वी, पृथ्वी पे कोई सामान पड़ा है, वस्तु है, अब पृथ्वी उस पर बल लगाएगी कोई ना कोई, क्या लगाएगी भाई, बल लगाएगी पृथ्वी उस पर। बल लगेगा हमेशा नीचे से ऊपर की ओर, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे से ऊपर लगता है। क्या बोल रहा हूं मैं, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा ऊपर से नीचे की ओर लगता है, ऐसे लगता है, हमेशा फिक्स है। तो हमारा वजन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही होता है, ध्यान रखना। ऐसे वजन ऐसे मेजर होता है, ध्यान रखना, वजन यहाँ है। यदि हम ऊपर जाएंगे ना तो वजन की मात्रा में कमी आएगी हमारी, जैसे हम हाइट पे जाते हैं हमारा वजन कम होता है, क्यों, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। भाई जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल की मात्रा कम होगी, और जब गुरुत्वाकर्षण बल की मात्रा कम होगी तो हमारा वजन भी कम होगा, क्योंकि वजन एक बल है। वजन एक ऐसा बल है जो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हम पर आरोपित करती है। इसीलिए वजन क्या था, इसीलिए वजन सदिश राशि था, कि जिसमें दिशा भी होती है और उसकी मात्रा भी होती है। और वजन क्या है, वजन एक बल है, वजन एक बल है जो पृथ्वी ऊपर से नीचे की ओर लगाती है हमारे ऊपर। वजन एक बल है जो पृथ्वी ऊपर से नीचे की ओर हमारे ऊपर लगाती है, हमारा मतलब किसी वस्तु के ऊपर लगाती है, ठीक है। और क्या, जो गुरुत्वाकर्षण बल पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान रखना। और बल है वो क्या होता है, फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, आगे पढ़ेंगे, एम ए। व्हाट इज बल, एफ होता है, एफ माने फोर्स, वो होता है एम ए। लेकिन लेकिन बात हो रही है पृथ्वी की, तो ए क्या होता है, त्वरण, आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, अभी तो एग्जांपल के लिए बताया। ए की जगह पृथ्वी पर आ जाता है जी, क्योंकि पृथ्वी का ए होता है जी, पृथ्वी का जो त्वरण होता है वो जी होता है। आगे बताऊंगा मैं, अभी बस उदाहरण बता रहा हूं, एम जी। और लेकिन अब जी आते ही इस एफ को क्या बोलने लग जाएंगे हम, वेट हो गया, वे डब्लू, डब्लू बराबर एम जी, ये हमारा वजन होता है, ठीक है। तो वजन क्या है, एक बल है जो पृथ्वी ऊपर से नीचे की ओर हम पर लगाती है। तो वजन बल है, और बल बदलता रहता है। इसीलिए द्रव्यमान तो हमारा नहीं बदलेगा, क्यों, द्रव्यमान से तो हम मिलके बने, वो चीज कभी नहीं बदलेंगी, कहीं चले जाओ ऐसी कैसे रहने वाली है। लेकिन ये बल घटता बढ़ता रहेगा, क्यों, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कुछ और है, चंद्रमा पे चले गए कुछ और है। मान लो हम, और वजन को और बल को हमेशा किस में नापते हैं, बल का मेजरमेंट होता है न्यूटन में, किसमें, न्यूटन में, उसको एन बोलते हैं। अभी आप कंफ्यूज मत होना, ये मैंने अदिश और सदिश समझाने के लिए बताया है, बाद में इनका चैप्टर अलग से आएगा। तो बल को किस में नापते हैं, न्यूटन में। तो हमारा वजन यदि कोई नापे तो उसको न्यूटन लिखना चाहिए एक्चुअली। और हम आजकल जो मेजरमेंट बताते हैं वो द्रव्यमान का होता है, तो द्रव्यमान किलोग्राम में नापा जाता है, ये 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, लेकिन वजन वजन करते वो न्यूटन में नापा जाता है, एन।
साइंटिफिकली बात कर रहा हूं मैं, जनरल जो चल रहा है ना आजकल, जहां भी मेजरमेंट होते हैं वो अलग चीज है। लेकिन जो टेक्निकल फिजिक्स कह रही है, जो साइंस कह रही है कि वजन हमेशा न्यूटन में नापा जाता है और वजन बदलता है, और कब बदलेगा, गुरुत्वाकर्षण बल पे डिपेंड करता है। वजन किस पे डिपेंड करता है, जी पे। तो वजन का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू बराबर एम जी। और एम क्या था, द्रव्यमान, जी क्या था, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। लेकिन एम कभी नहीं बदलता, बदलता क्या है, जी। तो वजन जी पर ही निर्भर करता है, आगे और पढ़ेंगे डिटेल से। और जब जी बदलेगा तो वजन बदलेगा। और वजन हमेशा कब लगता है, ऊपर से नीचे की ओर लगता है। हमेशा याद रखना, दिशा हो गई ना उसमें, मात्रा तो हो ही गई, और दिशा हो गई नीचे से ऊपर से नीचे की ओर, तो हो गई ना सदिश राशि। समझ रहे हैं आप? ठीक है, हो गया आज का, काफी है, और डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आपने पेशेंटली मुझे सुना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।